अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज अपने पहले सफर को निकलता है। यह सफर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू होता है न्यूयॉर्क के लिए। इस जहाज में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, गैर मुल्की जर्नलिस्ट भी, एक्टर्स भी और बहुत सारे इमिग्रेंट्स भी। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ जो कि इस जहाज की कमांड को संभाले हुए थे, उनकी उम्र 62 ईयर्स थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन आयरलैंड के कैपिटल बेलफास्ट में की गई थी। डायमेंशंस की बात की जाए तो 269 मीटर्स इन लेंथ एंड 53 मीटर्स इन हाइट था ये जहाज। इस जहाज को ऑपरेट करने में जो कोल कंजम्पशन थी पर डे वो 825 टन के बराबर थी। और इस जहाज को रोशन करने के लिए जो बल्ब्स और लैंप्स का इस्तेमाल किया गया था, उनकी तादाद अराउंड 10,000 थी। इस जहाज को कंस्ट्रक्ट करने में टोटल कॉस्ट जो उस वक्त आई थी वो $7.5 मिलियन के बराबर थी। इस जहाज की कंस्ट्रक्शन के दौरान 2 लोगों की मौत वाकई हुई थी। ये जहाज किसी 5 स्टार होटल की एकोमोडेशन से कम नहीं था। इस जहाज में जो सेफ्टी फीचर्स लगाए गए थे, उसके बाद ये कहना गलत ना था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी जिसने इस जहाज को कंस्ट्रक्ट किया था, उसके वाइस प्रेसिडेंट का कहना भी यही था कि दिस शिप इज अनसिंकेबल। 12 अप्रैल 1912 यानी 2 दिन बाद जब जहाज अपने सफर को रवाना हुआ, टाइटैनिक को अपनी आइस वार्निंग्स मिलना स्टार्ट हो गई। एटलांटिक ओशंस, क्योंकि उसमें आइसबर्ग्स बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं, तो टाइटैनिक को भी इसी तरीके से आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई। 2 मरतबा टाइटैनिक ने अपना रास्ता बदला आइसबर्ग से बचने के लिए, लेकिन उसके कैप्टन ने उसकी स्पीड स्लो डाउन नहीं की। उस वक्त टाइटैनिक जिस स्पीड से सफर कर रहा था वो तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार थी। 14 अप्रैल को तकरीबन 7 मजीद आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई टाइटैनिक को, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन और क्रू ने इसको इग्नोर किया और अपनी स्पीड कम नहीं की। 14 अप्रैल की रात क्योंकि चांद पूरी तरीके से नहीं निकला था, इसी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई नहीं थी। जहाज के टॉप फ्रंट पे क्रॉस नेस्ट एक जगह होती है जहां पे एक बंदा फिजिकली बैठता है। उसका काम होता है कि जहाज के सामने अगर कोई हर्डल वगैरह आए तो उसको वो कैप्टन को बताए। उस रात भी क्रॉस नेस्ट पे एक शख्स बैठा था, उसका नाम फ्रेडरिक फ्लीट था। करीब रात 11:39 पे वो देखता है कि टाइटैनिक के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग आ रहा है। वो घबराहट में 3 दफा इमरजेंसी बेल्स बजाता है और कंट्रोल रूम फोन करके कहता है कि जहाज के सामने आइसबर्ग है, कैप्टन को कहा जाए कि फौरन लेफ्ट पे टर्न किया जाए। लेकिन उस वक्त ऐसा पैनिक क्रिएट हो जाता है जहाज में कि कैप्टन जब तक लेफ्ट पे टर्न करता है जहाज को, उस वक्त तक 11:40 पर टाइटैनिक का जहाज उस आइसबर्ग से जा टकराता है। वो आइसबर्ग कोई मामूली आइसबर्ग नहीं, बल्कि अगर उसकी डायमेंशंस की बात की जाए तो 200 बाय 400 फीट बड़ा आइसबर्ग था वो। अगर उसकी हाइट की बात की जाए तो जो क्रॉस नेस्ट की हाइट थी उसके बराबर बिल्कुल वो आ रहा था। और अगर वजन में बात की जाए तो तकरीबन 1.5 मिलियन टन के बराबर उसका वजन था। जहाज अपने फ्रंट राइट साइड से उस आइसबर्ग से टकराया और तकरीबन 10 सेकंड तक उससे रगड़ता हुआ चला गया, जिसकी वजह से जहाज को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। टाइटैनिक जहाज में 2 सेफ्टी फीचर्स ऐसे लगाए गए थे जिसकी वजह से उसको अनसिंकेबल कहा जाता था। पहला सेफ्टी फीचर, उसकी बॉटम में डबल बॉटम हल लगाई गई थी। मींस उसके बॉटम में 2 लेयर्स थे कि अगर जहाज की एक लेयर आइसबर्ग से टकरा के डैमेज भी हो जाए तो दूसरी लेयर उसको प्रोटेक्ट करे और जहाज ना डूबे। दूसरा सेफ्टी फीचर उसमें जो लगाया गया था, उसके अंदर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। उनमें से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में फुल पानी भर भी जाए तब भी जहाज नहीं डूब सकता था। लेकिन क्योंकि जहाज अपने फ्रंट राइट साइड से टकराया उस आइसबर्ग से, तो जो डबल हल का कॉन्सेप्ट था वो तो वहां खत्म हो गया, क्योंकि जहाज जहां से टकराया वहां पे सिंगल लेयर ही थी। इसके बाद जो 16 कंपार्टमेंट्स वाला फीचर था सेफ्टी का, उसमें भी क्योंकि 6 कंपार्टमेंट मुकम्मल तौर पे पानी से डूब चुके थे, जिसकी वजह से बाद में जहाज डूब गया। जहाज टकराने के तकरीबन 20 मिनट बाद जहाज का कैप्टन अनाउंस करता है कि रेडियो सिग्नल्स की मदद से करीबी जहाज को मदद को कहो। तो उस वक्त जैक फिलिप्स जो सीनियर रेडियो ऑपरेटर होता है, वो रेडियो के जरिए तमाम करीबी जहाज को सिग्नल्स भेजता है, लेकिन करीब 20 मिनट तक कोई सिग्नल कैच नहीं करता। 20 मिनट बाद एक जहाज सिग्नल कैच करता है टाइटैनिक के। वो जहाज तकरीबन 107 किलोमीटर दूर होता है उस वक्त टाइटैनिक जहाज से। उस जहाज का नाम आरएमएस कारपेथिया होता है। अगर वो उस वक्त अपनी फुल स्पीड से भी जाता है टाइटैनिक की तरफ तो उसको पहुंचने में करीब 3.5 घंटे लगते हैं। क्या 3.5 घंटे तक टाइटैनिक रेजिस्ट कर पाता उस ओशन में? रेडियो सिग्नल्स के बाद जहाज के जो क्रू मेंबर्स है उन्होंने रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए कि शायद इसकी रोशनी से करीबी कोई जहाज मौजूद हो और वो उनकी हेल्प को आ जाए, लेकिन तब भी कोई उनकी हेल्प को नहीं आया। उसके बाद कैप्टन ने अनाउंस किया कि लाइफ बोट्स को यूज किया जाए और समंदर में उतारा जाए और एज पर प्रोटोकॉल पहले बच्चे और लेडीज को उन लाइफ बोट्स में भेजा जाए।
टाइटैनिक के जहाज में इतने ज्यादा सेफ्टी फीचर्स थे कि उसके अंदर जो पैसेंजर्स थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जहाज डूब सकता है। वो इतने पुरइत्मीनान थे कि जब लाइफ बोट्स को समंदर में उतारा गया तो पहली लाइफ बोट जिसके अंदर 65 लोगों की कैपेसिटी थी उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे और वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। लेकिन टाइम टू टाइम क्योंकि कंपार्टमेंट डूबने लगे और रात करीब 1 बजे के टाइम जहाज का जो फ्रंट हिस्सा होता है जो बो कहलाता है वो मुकम्मल समंदर में डूब गया। उसके बाद जहाज में पैनिक क्रिएट हो गया तो लोग लाइफ बोट्स के लिए लड़ना शुरू हो गए। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जिसके अंदर तकरीबन 1200 लोग आ सकते थे, जबकि जहाज में उस वक्त 2200 लोग मौजूद थे। रात को तकरीबन 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट समंदर में उतारी गई। उसके बाद भी तकरीबन जहाज में 1500 लोग अभी भी मौजूद थे। उनमें से बहुत से लोग लाइफ बोट्स के लिए लड़ रहे थे, जबकि बहुत से लोगों ने अपनी मौत को कबूल कर लिया था। रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर मुकम्मल समंदर के अंदर डूब चुका था। वो जहाज जिसको कहा जाता था दिस शिप इज अनसिंकेबल, वो 3 घंटों के अंदर अंदर 2 टुकड़ों में समंदर में डूब चुका था। जहाज डूबने के बाद कुछ लोग जो स्विमिंग नहीं जानते थे वो डूब कर मर गए, और जो स्विमिंग जानते भी थे क्योंकि वाटर टेम्परेचर ऑफ -2 डिग्री सेल्सियस था तो उनकी मौत वाकया ठंड की वजह से हुई। RMS कारपेथिया जो जहाज था वो तकरीबन 3.5 से 4 के दरमियान टाइटैनिक की मदद को पहुंचा। उस वक्त जो लाइफ में तकरीबन 705 लोग थे उसने उनकी जान बचाई। आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूं कि उस दिन टाइटैनिक के करीब 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज मौजूद था जिसका नाम SS कैलिफोर्निया था। उसने टाइटैनिक को टकराने से तकरीबन 1 घंटे पहले आइस वार्निंग भी दी थी रेडियो सिग्नल के थ्रू। उसके बाद उसने अपना रेडियो सिग्नल ऑफ कर दिया था और रात क्योंकि विजिबिलिटी ज्यादा नहीं थी तो उसने अपने सफर को भी रोक दिया था उस रात। कैप्टन स्टैनले लॉर्ड जो कि SS कैलिफोर्निया का कैप्टन था, उसके क्रू मेंबर्स ने उस रात उसको उस फायरवर्क्स के बारे में बताया था जो टाइटैनिक से रॉकेट फायर हुए थे हेल्प के लिए। लेकिन उसने क्रू मेंबर को यह कहा कि वो टाइटैनिक जहाज क्योंकि एलीट क्लास का जहाज है तो हो सकता है वो लोग पार्टी कर रहे हो, ये कोई इमरजेंसी डिक्लेरेशन नहीं है। अगर वो उस दिन इस चीज को इमरजेंसी तस्वुर कर लेता तो शायद टाइटैनिक में मौजूद तमाम लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अगली सुबह जब रेडियो सिग्नल्स ऑन करता है SS कैलिफोर्निया तो उसको टाइटैनिक के तमाम सिग्नल्स मौसूल होते हैं। जब तक वो टाइटैनिक की उस जगह पे पहुंचता है तो उसको वहां समंदर में तैरती लाशों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इस तमाम इंसिडेंट के बाद 2 इंक्वायरीज बैठती हैं जिसमें SS कैलिफोर्निया के कैप्टन को कसूरवार ठहराया जाता है। लेकिन क्या SS कैलिफोर्निया का कैप्टन इन तमाम चीजों का जिम्मेदार था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका जिम्मेदार टाइटैनिक जहाज का वो कैप्टन भी था जिसको उस सफर से पहले एक सेफ्टी ड्रिल करवानी थी पैसेंजर्स की, लेकिन उसने नहीं करवाई और अपने सफर को रवाना हो गया। दूसरी गलती जहाज बनाने वाली उस कंपनी की भी है जिसने अराउंड 2200 लोगों की कैपेसिटी वाले जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मुहैया की जिसमें सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे। अगली गलती स्टीयरिंग पे बैठे उस कैप्टन की भी है जिसको जब कहा गया कि टाइटैनिक जहाज को लेफ्ट पे मोड़ा जाए उसने पैनिक क्रिएशन की वजह से जहाज को राइट साइड पे मोड़ दिया। लेकिन जिस वक्त तक उसको सही सुनाई दिया कि लेफ्ट पे मोड़ना है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज जाके टकरा गया था आइसबर्ग से। बाद में एक ब्रिटिश इंक्वायरी भी होती है, उसमें एक और इंकशाफ होता है कि जहाज बनाने वाली कंपनी के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने टाइटैनिक जहाज के कैप्टन को स्पीड स्लो डाउन का मना कर रखा था। वो चाहता था कि टाइटैनिक अपनी मंजिल को 6 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाए, क्योंकि वो चाहता था कि टाइटैनिक के जहाज को जैसे अवार्ड मिल चुका है एक बड़े तरीन जहाज का, इसी तरीके से जहाज को तेज तरीन स्पीड का अवार्ड भी हासिल हो जाए। टाइटैनिक के रैकेज को समंदर में ढूंढने में तकरीबन 70 साल लग गए। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर और एक फ्रेंच ओशिनोग्राफर, इन दोनों को तकरीबन समंदर के अंदर 3.8 किलोमीटर गहराई में जहाज के 2 टुकड़े दिखाई दिए जो कि दोनों 600 मीटर दूर थे एक दूसरे से। उसके बाद रिपोर्ट किया गया कि समंदर में मौजूद बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स जहाज के मेटल वाले हिस्से को मुसलसल खा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि 2030 तक जहाज जो टाइटैनिक बड़ा जहाज था उसका समंदर से नामो निशान भी खत्म हो जाए। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।